नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 35वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर ये जो टॉपिक है बिल्कुल मेरे को नया लग रहा है बोल करके। तो आप लोगों को बता दूँ, हम लोगों के ना जो शिक्षा विभाग में जितने भी प्रकार के सुधार हुए हैं ना, चाहे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1986 हो, चाहे वो एनसीएफ 2005 हो, चाहे वो आरटीई 2009 हो, चाहे वो एनईपी 2020 हो, ये जो तमाम टॉपिक है ना उन्हीं सभी को मिला करके प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के रूप में ना ये जो टॉपिक है वो है। ठीक है, और आज का ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा और क्या कीजिएगा, मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की आप लोगों को कोशिश करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को ना विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाऊंगा। और आज की इस क्लास में जो चीज़ मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा ना, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले ना शॉर्ट नोट्स बनाते हुए भी बन जाए। और आज के बाद ना आप लोगों का जो क्लास है ना वो कंटिन्यू आएगा आप लोगों का। और आज से हम लोग ना मैराथन की क्लास जो है ना वो भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लोगों का पर डे जो रहेगा ना वो कम से कम 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। कोशिश करूँगा कि एक दिन में 2 से 3 क्लास लेने की कोशिश करूँगा, नहीं तो कम से कम एक क्लास आप लोगों का पर डे जरूर आएगा। और आप लोगों को ट्राई करना है खुद आंसर लेने के लिए सबसे पहला, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में कोई भी मदद करने वाला आप लोगों का नहीं है। आप जो आंसर लोगे उसी के आधार पर आप लोगों का जो नंबर है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हो ना, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट केवल रहेगा, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? ऑप्शन ए संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, या ऑप्शन डी अवशेषी शक्तियाँ। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? तो विधि के विषय के रूप में जो शिक्षा है ना वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूँ, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 क्या, तो अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत ना 3 प्रकार की ये जो सूची है उसमें सबसे पहले आप लोगों को ना संघ सूची के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। संघ सूची में ना केवल जो संघ है, मतलब केंद्र जो है ना वो अपना जो नियम कायदा कानून है वो बना सकता है। उसके अलावा राज्य सूची में ना केवल जो राज्य सरकार है ना वो अपना नियम कायदा कानून, जो भी कानून बनाना होता है वो बना सकता है। उसके अलावा समवर्ती सूची वे सूची होता है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के कानून बना सकते हैं अपने अपने स्तर पर। केंद्र में केंद्र सरकार और राज्य में राज्य सरकार जो कानून बनाता है अपने अपने स्तर पर ना, तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और शिक्षा का जो अधिकार है ना, मतलब शिक्षा पर जो कानून बनाना है ना, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है शिक्षा के स्तर में, और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार। और दोनों में अगर कहीं विवाद होता है किसी विषय को लेकर के ना, तो केंद्र का जो विषय होता है, केंद्र का जो कानून होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, उसे ही लागू किया जाता है अगर दोनों में किसी प्रकार से अगर विवाद उत्पन्न हो तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची जो शिक्षा का अधिकार है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में उल्लेखित है और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो ये तमाम चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 2 को ध्यान से पढ़िए। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? ऑप्शन ए 25वें संशोधन, ऑप्शन बी 86वें संशोधन, ऑप्शन सी 22वें संशोधन, या ऑप्शन डी 52वें संशोधन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 86वां संशोधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो संविधान के ना 86वें संविधान संशोधन से ना शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और संविधान जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है ना वो 2002 में हुआ था। कब? तो 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें जितने भी ना 6 से 14 वर्ष के बालक है ना उन तमाम बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई है। और ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ ना उसमें साफ साफ ये बोला है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी तमाम बालक हैं उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, ये साफ साफ इसमें बोला गया था। और ये जो है ना अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया था, ये जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा है उसको। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी 86वें संविधान संशोधन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 26, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21 से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? तो आप लोगों को जस्ट अभी प्रश्न क्रमांक 2 में समझाया था ना कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उन सभी बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी और इसे एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। और उसको जो शामिल किया गया वो अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। अभी जस्ट आप लोगों को बताया था ना कि 86वां संविधान संशोधन में ये किया गया था 2002 में बोल करके बताया था ना आप लोगों को अभी जस्ट। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक हैं उन तमाम बालकों के लिए एक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी और इसे अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। ऑप्शन ए धारा 45 में, ऑप्शन बी धारा 21 में, ऑप्शन सी धारा 45A में या ऑप्शन डी धारा 22 में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी धारा 21 से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। ये भी तो सेम क्वेश्चन है जी प्रश्न क्रमांक 3 की तरह। शिक्षा का अधिकार बोला है तो शिक्षा का अधिकार जो है ना वो धारा 21A में जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 में। आप लोगों को जस्ट बताया हूँ ना, तो इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21B, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22C या ऑप्शन डी अनुच्छेद 23D। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? तो जहाँ पर शिक्षा के अधिकार की बात करें या शिक्षा का मौलिक अधिकार की बात करें वहाँ आप लोगों को अनुच्छेद 21A ही लेना है। तो भारतीय संविधान में एक जो है ना अनुच्छेद 21 है उसमें शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिए गए, इसकी बात किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है 86वां संविधान संशोधन में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 से करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को कितने प्रकार से एक ही प्रश्न को घुमा करके दिया जा सकता है आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्रश्न 3, प्रश्न 4 और प्रश्न 5 तीनों में सेम प्रश्न है लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग अलग है ना। तो आप लोगों को अच्छे से समझना है तभी आप लोग अच्छे से बना पाओगे। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आप लोगों को, ठीक है? थोड़ा सा कंफ्यूज हुए कि नहीं प्रश्न को गलत कर दोगे आप लोग। तो आप लोगों को ना धैर्यपूर्वक आंसर लेना है, पहले
समझ लो, रटो मत अभी आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को अब ध्यान से पढ़िए। शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? तो आप लोगों को ना 4 ऑप्शन दिया है। पहला धर्म, दूसरा लिंग, तीसरा जन्म स्थान, चौथा राष्ट्रीयता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? तो शैक्षणिक क्षेत्र कहने का मतलब यह है कि जहाँ पढ़ाई लिखाई होता है, शिक्षा का जो क्षेत्र है, वहाँ किसी भी प्रकार के संवैधानिक रूप से पक्षपात नहीं किया जा सकता, मतलब भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो देखो, शिक्षा के क्षेत्र में धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर ना किसी भी प्रकार से भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जा सकता। तो ये केवल ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। और राष्ट्रीयता थोड़ी ना होगा जी, राष्ट्रीयता के आधार पर मतलब नेशनैलिटी के आधार पर थोड़ी ना पक्षपात किया जाता है। भारत में जितने भी नागरिक हैं सबकी राष्ट्रीयता तो एक होगा, लेकिन धर्म अलग है, लिंग अलग है, जन्म स्थान अलग है, तो इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रश्नों को इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, नोट करके रखिएगा, कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित कर और चला सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 29(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 29(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 30(1) या ऑप्शन डी अनुच्छेद 30(2). तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 30(1) करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित कर और चला सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 30(1) करेक्ट हो जाएगा। कैसे आप लोगों को और सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक में कौन आता है? मुस्लिम समुदाय के लोग अल्पसंख्यक में आते हैं, उसके अलावा क्रिश्चियन जो होते हैं वो भी अल्पसंख्यक में आते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जो मुस्लिम होता है उसका अलग स्कूल होता है, मतलब उन लोगों का मदरसा होता है। उसके अलावा क्रिश्चियन लोगों का अलग से उन लोगों का स्कूल होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उन लोगों को ना अलग से अपना जो शैक्षणिक संस्था है, मतलब जो स्कूल खोलने और चलाने का जो अधिकार देता है ना, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत उन लोगों को अलग से स्कूल, शैक्षणिक संस्थान खोलने का और चलाने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए समाज विस्तार करना, ऑप्शन बी रोजगार वृद्धि करना, ऑप्शन सी नामांकन संख्या बढ़ाना या ऑप्शन डी अध्यापकों का विकास। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी नामांकन संख्या बढ़ाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है। तो प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का जो मुख्य कारण है ना वो नामांकन संख्या बढ़ाना करेक्ट हो जाएगा। मतलब बच्चों को प्राथमिक स्कूल में जो भोजन मिलता है ना जी, दोपहर का खाना, तो उसका क्या उद्देश्य है उन लोगों को खाना देने का? नामांकन संख्या बढ़ाना, मतलब बच्चों की जो उपस्थिति है, बच्चों का जो अटेंडेंस है को बढ़ाना, संख्या को बढ़ाना, ये जो है ना वो मिड डे मील कार्यक्रम का सबसे प्रमुख कारण है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है प्रारंभ करने का। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 16 अगस्त 1996, ऑप्शन बी 5 जून 1990, ऑप्शन सी 22 जुलाई 2002 या ऑप्शन डी 26 सितंबर 1994। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 26 सितंबर 1994 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण संस्था की जो स्थापना है वो 26 सितंबर 1994 को किया गया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, और नोट करके भी रखना है, ऐसे फैक्चुअल प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को अब ध्यान से पढ़िए। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2011 या ऑप्शन डी 1997। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए 2006 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में बाल विवाह निषेध जो अधिनियम है ना वो 2006 में पारित किया गया, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और भारत में सबसे पहला ना जो बाल विवाह उन्मूलन के लिए जो सबसे पहला जो अधिनियम आया था ना, मतलब सबसे पहला जो कानून आया था ना वो 1929 में आया था। कब? तो 1929 में सबसे पहला शारदा एक्ट नाम से आया था, हरविलास शारदा के नाम से, ठीक है। और वो जो है ना वो बाल विवाह के रोकने के लिए ना वो एक्ट लाया गया था, शारदा जो एक्ट है वो, जिसका जो प्रणेता है मतलब जिसके नाम से रखा गया था उनका नाम था हरविलास शारदा। और इसमें जो विवाह के लिए उम्र रखा गया था ना, तो वो बताऊं तो लड़कों की जो शादी के लिए उम्र जो है ना वो 18 वर्ष रखा गया था, और लड़कियों की जो शादी की उम्र है वो 14 वर्ष रखा गया था, ठीक है। तो ये जो शादी का उम्र है ना वो 1929 में लागू किया गया था शारदा एक्ट में। लेकिन 2006 में ना भारत सरकार ने ये जो शारदा एक्ट था उसे कैंसिल कर दिया और नया अधिनियम लागू किया 2006 में। ये जो शारदा एक्ट था ना उसको रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया गया। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए 2006 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी दहेज प्रथा, ऑप्शन सी बाल श्रम या ऑप्शन डी अनिवार्य शिक्षा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बाल विवाह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे था? तो जस्ट आप लोगों को अभी प्रश्न क्रमांक 10 में बताया हूँ ना शारदा एक्ट के बारे में। तो शारदा एक्ट जो है ना वो 1929 में आया था। कब? तो 1929 में शारदा एक्ट आया था, और किसके नाम से आया था? तो वो हरविलास शारदा के नाम से शारदा एक्ट रखा गया था, जो बाल विवाह को ना नियंत्रित करने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए ये जो एक्ट है वो लाया गया था, जिसमें शादी की उम्र भी बताया था ना कि लड़कियों की जो शादी का उम्र है वो 14 वर्ष रखा गया था, लड़कों के लिए जो शादी का उम्र है वो 18 वर्ष रखा गया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। खासतौर से 1929 में आया था शारदा एक्ट जो है वो, और बाल विवाह से संबंधित था। इतना चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा से, ऑप्शन बी प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी बालिकाओं की शिक्षा से या ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा से। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक शिक्षा से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है, तो सर्व शिक्षा जो अभियान संबंधित है वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सर्व शिक्षा अभियान जो आरंभ हुआ था ना वो 1998 में उस शुरुआत हुआ था। कब? तो 1998 में ना ये जो सर्व शिक्षा अभियान है वो आया था। ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। और सबसे पहला ये जो सर्व शिक्षा अभियान जो आरंभ हुआ था ना वो 2001 से हुआ था। कब? तो ये जो सर्व शिक्षा अभियान सबसे पहला शुरू हुआ था वो 2001 से शुरू हुआ था, लेकिन जो आया था वो 1998 में आया था। तो ये दोनों चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जितना भी आप लोगों को अलग से डाटा बताता हूँ ना उन तमाम चीज़ों को चाहो तो नोट करके रख लो, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रकार से जो फैक्चुअल प्रश्न आता है वो, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को अब ध्यान से पढ़िए। किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा या ऑप्शन डी शिक्षक शिक्षा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो शुरू किया गया था ना वो प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। और आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअल में ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ना वो 1987 के आया था। कब? तो 1987 को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। और 1986 में ना जो NEP आया था ना, नई शिक्षा नीति बोल सकते हो उस समय। तो 1986 में जो NEP आया था उसी के तर्ज पर ना 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लॉन्च किया गया था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है आप लोगों को अगर सरल शब्दों में बताऊँ ना तो प्राथमिक शिक्षा में मतलब पहली से 5वीं तक की जो कक्षा है ना उस कक्षाओं में ना जितने भी प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है, चाहे वो चौक, डस्टर, पेन, पेंसिल, उससे लेकर के खेल कूद की जितने भी सामग्री होती है बच्चों को, चाहे वो बल्ला, बैट, क्रिकेट, जितना भी सारा चीज़ की आवश्यकता रहता है, तमाम पढ़ाई लिखाई से सामग्री है ना संबंधित, तो उन तमाम सामग्री को उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था, जो स्कीम चलाया गया था, उसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से जानते हैं। आप लोगों को समझ में आया क्या होता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब स्कूल में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना नहीं है जी, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। नाम अलग होता है लेकिन उसका जो एक्चुअल उद्देश्य होता है वो अलग होता है। तो आप लोगों को खास तौर से इन तमाम चीज़ों के बारे में याद रखना है। सबसे पहला जो याद रखना है 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो वो प्राथमिक विद्यालय में विभिन्न प्रकार की जो पढ़ाई से संबंधित सामग्रियां हैं उनका उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया था। केवल आप लोगों को इतना चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2001। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 2010 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ मतलब लागू हुआ बोला है जी। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ या प्रभावी हुआ ना वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। कब? तो 1 अप्रैल 2010 को जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो लागू हुआ था। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसे आप लोग RTE 2009 बोलते हो ना वो आया था 2009 में। कब? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था लेकिन जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए बी 2010 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इन तमाम डाटा को आप लोगों को याद रखना है, इन तमाम फैक्चुअल चीज़ों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को आप ध्यान से पढ़िए। बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009 या ऑप्शन डी 2010। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 2009 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE एक्ट कब संसद द्वारा पारित किया गया? तो संसद द्वारा जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार पारित किया गया वो 2009 में पारित किया गया। ये आप लोगों को याद रखना है। और स्पेसिफिक आप लोगों को अगर डाटा बताऊँ ना तो 4 अगस्त को। कब? तो 4 अगस्त 2009 को ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो संसद द्वारा पारित किया गया था। उसके अलावा 27 अगस्त। कब? तो 27 अगस्त 2009 को ना भारत के राष्ट्रपति से ना सिग्नेचर हुआ था। कब? तो 27 अगस्त 2009 को ही ना भारत के जो राष्ट्रपति है ना उसका जो हस्ताक्षर है उसका वो हुआ था, मतलब भारत के राष्ट्रपति ने अपना सहमति दिया था और गजट पत्र में ना प्रकाशित हुआ था 27 अगस्त 2009 को। ठीक है। सबसे पहला 4 अगस्त 2009 को क्या हुआ था? संसद द्वारा पारित किया गया था RTE एक्ट 2009 को। और 27 अगस्त 2009 को ही ना राष्ट्रपति के द्वारा सिग्नेचर किया गया था और गजट पत्र में प्रकाशित किया गया था। उसके अलावा RTE एक्ट 2009 जो है ना मतलब जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 2009 है ना वो 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ था, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इन तमाम डाटा को चाहो तो नोट करके रख लो, जरूरी होता है। इस प्रकार का जो फैक्चुअल प्रश्न होता है हर कोई नहीं बताता इस प्रकार से एकदम जो फैक्चुअल होता है वो। चलिए
प्रश्न क्रमांक 16 को अब ध्यान से पढ़िए। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षा हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे है। ऑप्शन ए 40 घंटा, ऑप्शन बी 42 घंटा, ऑप्शन सी 45 घंटा या ऑप्शन डी 48 घंटा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 45 घंटा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे, मतलब ना राइट टू एजुकेशन जो 2009 है ना उसके अनुसार जितने भी शिक्षक है ना सरकारी स्कूल में उन लोगों को एक हफ्ते में कितना घंटा पढ़ाना होता है, मतलब एक सप्ताह में कितना घंटा पूरा स्कूल में बिताना होता है, चाहे वो फाइल वाइल का वर्क करे, ऑफिस का वर्क करे, चाहे वो बच्चों को पढ़ाए। कुल मिलाकर के 45 घंटा का जो कार्य योजना है ना वो बना करके बच्चों को पढ़ाना होता है और स्कूल में उपस्थित होना पड़ता है। तो ये आरटीई एक्ट के अनुसार 45 घंटा एक हफ्ते में जो शिक्षक है उनको देना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की कार्य योजना बनाकर कार्य करना होता है? तो ये तो सेम प्रश्न हो गया जी, ये भी 45 घंटा ही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। और आप लोगों ने ना एक चीज़ नोटिस जरूर किया होगा, इसमें मैं जितना भी प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ ना वो तमाम कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से पढ़िए। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? ऑप्शन ए 1986, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2005 या ऑप्शन डी 2009। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 2005 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, जिसे हम लोग एनसीएफ 2005 भी बोलते हैं ना, वो कब प्रस्तुत किया गया? तो एनसीएफ 2005 में ही ना लागू होगा जी हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2005 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीईआरटी द्वारा कब प्रस्तुत की गई? ये भी तो सेम प्रश्न हो गया, जिसमें देखो उसमें एनसीएफ बोला था, इसमें राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, तो ये 2005 में प्रस्तुत किया गया था, मतलब जो एनसीएफ है ना वो 2005 में आया हुआ था। ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 घोषित किया गया? आप लोगों ने देखा होगा कि तीनों प्रश्न लगभग सेम है, लेकिन इसके पूछने का जो तरीका है थोड़ा थोड़ा अलग आ रहा है। एनसीएफ कब आया था? तो 2005 में आया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। सेम प्रश्न है, इसीलिए मैं पहले से आप लोगों को इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज तो आप लोगों के ऊपर छोड़ देता पहले मैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा सेम प्रश्न लाने का मतलब ये होता है कि आप लोगों को ना ये पता चले कि किस प्रकार से घुमा करके जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को अब ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बल देता है ऑप्शन ए करके सीखने पर, ऑप्शन बी रटने पर, ऑप्शन सी समस्या हल करने पर या ऑप्शन डी ये सभी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करके सीखने पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 बल देता है, तो एनसीएफ 2005 जो बल देता है वो करके सीखने पर बल देता है। ये जो एनसीएफ 2005 है वो, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। मतलब यह है कि अगर शिक्षक कोई टॉपिक को बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना तो उस टॉपिक पर बच्चों को ना उसको खुद से करने के लिए, मतलब कोई भी उसमें एक्टिविटी होगा, क्रिएटिविटी होगा ना, तो उसे खुद से करने के लिए मौका दिया जाएगा। खुद से करके बच्चे जो है वो जल्दी सीखते हैं इस वजह से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को अब ध्यान से पढ़िए। एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। ऑप्शन बी, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्तांतरित दस्तावेज है। या ऑप्शन डी,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करती है। करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए सत्तावादी, ऑप्शन बी अधिनायकीय, ऑप्शन सी अनुमितिपरक या ऑप्शन डी सुविधादाता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सुविधादाता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो शिक्षक की जो भूमिका है ना एनसीएफ 2005 के अनुसार वो सुविधादाता के रूप में बोला जाता है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी का जो शिक्षा प्रणाली है ना उसमें शिक्षक को बच्चों के लिए सुविधादाता के रूप में देखा जाता है। मतलब बच्चों को ना किस प्रकार से सुविधा प्रदान किया जा सकता है उसको पढ़ने लिखने तमाम चीज़ों के बारे में। तो ये सारा चीज़ के लिए ना जो शिक्षक है उसको सुविधादाता के रूप में देखा जाता है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, ऑप्शन बी पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना या ऑप्शन डी बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन पाठचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो एनसीएफ 2005 का जो मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ना एनसीएफ 2005 में ये बोला नहीं गया है। बाकी ऑप्शन ए ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना ये एनसीएफ 2005 का ये सिद्धांत में था। उसके अलावा पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना ये भी इसमें था। उसके अलावा बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना ये एनसीएफ 2005 के प्रमुख सिद्धांतों में से एक सिद्धांत था। जो नहीं था वो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना है, ठीक है। से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। ऑप्शन ए एक भाषा, ऑप्शन बी द्विभाषा, ऑप्शन सी तीन भाषा या ऑप्शन डी बहुभाषा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बहुभाषा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। तो एनसीएफ 2005 के दस्तावेज में जो भाषा है ना वो बहुभाषा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा ना कि हमारे भारत में बहुत सारे अलग अलग भाषाएँ बोली जाती है और भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा बोलोगे तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो कोई भी 1 2 3 भाषा को थोड़ी ना मान्यता दिया जा सकता है जी, मतलब पढ़ाने के लिए नहीं है। इस भाषा का ना जोड़ दिया गया है और ख़ास तौर से आप लोगों को ये याद रखना है इसमें 3 भाषा सूत्र दिया गया है। क्या? तो 3 भाषा सूत्र दिया गया है। तो कैसे कैसे 3 भाषा सूत्र? तो सबसे पहले एक जो शिक्षक है ना वहाँ की जिस स्कूल में वो पदस्थ है उस स्कूल के आसपास जो वहाँ का मदर टंग होगा, जो उसका जो क्षेत्रीय भाषा होगा ना उस क्षेत्र में बोलने वाला, तो उस भाषा में पहला पढ़ाया जा सकता है। दूसरा उस भाषा में पढ़ाया जा सकता है जो हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है, जो वहाँ के अधिकतर लोग बोलते होंगे उस भाषा में दूसरा लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है। और तीसरा लैंग्वेज उन लोगों का वो हो सकता है जो नेशनल लैंग्वेज हो सकता है, या उसके अलावा कोई दूसरे राज्य में होगा ना तो दूसरे राज्य की भाषा को भी बोला जा सकता है। तो 3 भाषा को मुख्यतः बोला गया है। किसी भी एक भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा को नहीं थोपा गया है। कोई भी 3 लैंग्वेज लिया जा सकता है वहाँ के क्षेत्र के अनुसार। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 26 को, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ खालिस्तान से प्राप्त की। ऑप्शन ए व्यवहारवाद, ऑप्शन बी रचनावाद, ऑप्शन सी रचनात्मक सिद्धांत या ऑप्शन डी मानवतावाद। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी रचनावाद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ प्राप्त की। तो ये जो एनसीएफ 2005 है ना वो अपनी समझ जो प्राप्त किया था वो रचनावाद से प्राप्त किया था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, बिल्कुल अलग सा प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को इतना पढ़ना था। और आप लोगों के लिए एक सोचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार की अगर सवाल आ रहा हो या किसी प्रकार से आप लोगों को सजेशन लेना हो, उसके लिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से ना कॉल पर भी बात करके ना डायरेक्ट किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान जान सकते हो या किसी प्रकार की अगर सजेशन लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उस फ़ोनपे के नंबर पे आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करना है और उसके बाद जो मेरा पर्सनल नंबर है ना वो आप लोगों को मैं दे दूंगा। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात करके किसी भी प्रकार के अगर सजेशन लेना चाहो तो वो ले सकते हो, ठीक है। और ये जो रिक्वायरमेंट है ना केवल विशेष व्यक्ति के लिए रखा हूँ। चाहूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या है ना छोटे छोटे सवाल के लिए बार बार लोग फ़ोन करेंगे ना, तो इसीलिए विशेष व्यक्तियों के लिए विशेष प्रकार की ये जो रिक्वायरमेंट है वो रखा गया है। और वैसे भी अगर आप लोग कहीं मार्केट जाओ तो इतना तो आराम से खर्च कर देते हो, तो इस वजह से ये रिक्वायरमेंट रखा गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए एक बार ज़रूर आप लोग सोचिएगा ज़रूर। चलिए आज की क्लास में आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, ताकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को जब मैं क्लास लाऊँ ना तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों के दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।